डेफिनेशन का भी हिस्सा है, और ये कॉमन बहुत सारे डेफिनेशन हैं, उनमें से एक जो मैंने शेयर की। और इन प्रोसेसेस को बाज़ लोगों ने एलिमेंट्स के तौर पे प्रेजेंट किया है बुक्स में, बाज़ जगहों पे फंक्शंस के तौर पे। खैर मैं यहाँ पर कुछ किताबों से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो ज़्यादातर बुक्स में एलिमेंट्स के तौर पे था। ये या तो इनको एलिमेंट्स के तौर पे प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करना है, और वो कोर्स ऑफ एक्शन किसी खास गोल्स के लिए तैयार किया जाता है, और उस कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जितने भी सब्सिक्वेंट एक्शन है वो सारे आएंगे। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज की अरेंजमेंट है, चाहे वो रिसोर्सेज पीपल हो, मशीन हो, या सर्विसेज की फॉर्म में हो। और स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आता है, और ट्रेनिंग का और प्लेसमेंट का ह्यूमन रिसोर्स की। डायरेक्टिंग को लीडिंग, अब इसमें अगेन वो मोटिवेशन है, मोटिवेटिंग द एचआर, फिर उनकी गाइडेंस है, और उनको टुवर्ड्स द कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। और इसके अंदर डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी साथ है, ये हम आगे देखेंगे भी। फिर कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग में अगेन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज, ताकि उनमें एक अलाइनमेंट आ जाए, और वो अलाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए या प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद दे। फिर कंट्रोलिंग है, अगेन जहाँ फंक्शंस हैं वहाँ एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो उनको ऑन ट्रैक रखने के लिए उन एक्टिविटीज को और एचआर को कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। तो अब जहाँ कंट्रोलिंग की बात करेंगे वहाँ बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने होंगे, और उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होगी, ताकि ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं नहीं है, और साथ में एचआर की इवैल्यूएशन भी इसका हिस्सा है। फिर मोटिवेटिंग है, अगेन मोटिवेशन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए, और उसके नतीजे में उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो। और आखिरी में कम्युनिकेटिंग है, तो बहुत सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे जिसके जरिए एक्टिविटीज, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, और जो गोल्स हैं। अब ये कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगी। अब जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इनको अलग किया है कुछ किताबों में, और जो चीज़ें डिस्कस थी उनको ज़रा समराइज मैंने किया। उसमें सबसे पहले ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये भी है कि वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज में देखिए उसकी वेस्टेज जो है ना मिनिमम हो। फिर एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मैनेजमेंट का काम, क्योंकि मैनेजमेंट ने मार्केट में, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी सर्विसेज के साथ कॉम्पीट करना है, तो उसको इनेबल बनाने के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ डेवलप करना, ये भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसी तरह कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो वर्क रिलेशनशिप्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको प्रमोट करना भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। फिर एम्प्लॉयज की मोटिवेशन, हमने ऊपर भी बात की थी, अगेन वो प्रोडक्टिव इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं मोटिवेशन, तो उसके लिए उनकी इंकरेजमेंट। फिर जहाँ इंकरेजमेंट की बात की वहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंकरेजमेंट हो सकती हैं, कुछ को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैनेजमेंट का काम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी इनकॉर्पोरेशन, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन आए, और साथ में जो बिजनेस प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। फिर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को, यानी उसके काम को के अंदर एक्सपेंशन लाना, तो उसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का भी है। स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान कोऑपरेशन और अलाइनमेंट, तो ये भी फंक्शन में आता है मैनेजमेंट का। फिर
जहाँ पर हमने ऊपर बात की थी एम्प्लॉइज की मोटिवेशन की, वहाँ पर टीम स्पिरिट को बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, और उसी से फिर एक कल्चर ऑफ कोऑपरेशन और एक इनेबलिंग कल्चर डेवलप होगा। फिर एक रिड्यूस्ड एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब टर्नओवर सम्राट जैसे एम्प्लॉइज हैं वो कुछ अरसे बाद उनको अच्छी पोजीशंस कहीं और मिलती हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन उनको अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफर करती हैं तो वो छोड़ के जाते हैं, या एब्सेंटिज्म, तो इसको कम करना भी मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। और आखिर में एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हों और वो चैलेंजेस, चाहे वो इंटरनल चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के या एक्सटर्नल, उनको कोप अप करना, तो ये भी एक मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। अब मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उनमें से जो एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जिसको हेनरी फेयल और उसके कोलीग्स ने प्रेजेंट किया है, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रेजेंट किए हैं। तो उसमें से पहला जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। इनका कहना है जी कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक उसूल ये होता है कि वो लोगों की स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे काम की तकसीम, ताकि उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होते जाएं और एफिशिएंसी भी बढ़े। फिर एक उसूल ये भी बताते हैं जी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन अथॉरिटी हो कि कौन सी अथॉरिटी है जिन्होंने डिसीजन लेना है और उन डिसीजंस की बुनियाद पे जो एक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। फिर डिसिप्लिन है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और रूल्स बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिफाइन हो और फिर हर कोई उसका रिस्पेक्ट करे यानी उस पर अमल करे। यूनिटी ऑफ कमांड में जैसे नाम एम्प्लॉइज को ये क्लैरिटी हो जाए कि उन्होंने किन को रिपोर्ट करना है ताकि कंफ्यूजन से वो अवॉइड कर सके। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी डायरेक्शन तय हो, यानी कौन से गोल्स हैं जिनके अचीवमेंट के लिए काम करना। इसी तरह इंडिविजुअल इंटरेस्ट की सबऑर्डिनेशन, इस बात का मतलब ये है जी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पहले आने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट से, तो इसको फोकियत मिलनी चाहिए। फिर एक रिम्यूनरेशन का प्रिंसिपल भी है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फेयर कंपनसेशन हो। फिर सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के कॉन्सेप्ट साथ हैं, जहाँ जिस हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन है तो वो कंफ्यूजन अवॉइड होती है, लेकिन साथ में डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जो डिसीजंस हैं उसमें हर एक की वॉइसेस शामिल हो। फिर ये एक स्केलर चेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन की हायरार्की भी डेवलप हो और उसको मेंटेन भी करें ताकि लोगों को पता हो कि उन्होंने कैसे और किस तरह रिपोर्ट करनी है लोगों को। अलबत्ता इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अर्जेंट सिचुएशंस में थोड़ी सी कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सके। फिर ऑर्डर है जी अगेन, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी एलोकेशन और उसकी मैनेजमेंट की भी तरतीब डिफाइन हो। और एक उसूल इक्विटी का है, एम्प्लॉइज को फेयरली और जस्टली ट्रीट करें मैनेजर्स। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, ऊपर भी हमने बात की थी कि एम्प्लॉइज के टर्नओवर को कम करना ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी है और एफिशिएंसी बढ़े, ये इसका एक उसूल है। फिर इनिशिएटिव, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का ये भी है पर एम्प्लॉइज को इतनी स्पेस हो कि वो अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट करें ताकि इस तरह उनकी क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट उस इदारे के अंदर इम्प्रूव होती रहेगी। एक उसूल मोरल का भी है कि एक अच्छे मोरल के साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस तरह न सिर्फ वो सेटिस्फाई होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। अच्छा,
اب یہاں تک تو تھا جنرل مینجمنٹ کی باتیں. اب ایجوکیشنل مینجمنٹ کا کانسیپٹ اگین ایجوکیشنل کوشچن ہے پلیز. جی جی یہ جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں کس نے دیے تھے؟ فیول نے. ہنری فیول. جی جی ہیلو. جی سر تھینک یو. اچھا اچھا تھینک یو. اچھا یہ آگے ہم دیکھیں گے بھی ان کو. پھر ایجوکیشنل جو ہمارے پاس مینجمنٹ ہے اس میں بھی اگین وہ پروسیس جو ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی تھی پلاننگ آرگنائزنگ ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ایجوکیشنل ریسورسز. اب ایجوکیشنل ریسورسز میں اگین ہیومن فزیکل اور فائنینشیل ریسورسز آ رہے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسموتھلی آپریٹ کرے. اگین ایجوکیشنل مینجمنٹ کا ایک اہم ایریا آف فوکس کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ایک افیکٹو مینجمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے جس میں اس کے ایلیمنٹس ہیں کریکولم ہے اسٹاف ہے اسٹوڈنٹس اور انفراسٹرکچر. اب اس کے کچھ کی اسپیکٹس ہیں. ایجوکیشنل مینجمنٹ کا ایک امپورٹنٹ ایریا مینیجریل پروسیس بھی ہے کیونکہ جہاں ہم نے ابھی بات کی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بھی بہت سارے فنکشنز ہیں جس میں کریکولم ڈیولپمنٹ ہے ٹیچنگ ہے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہیں. تو اس کی آرگنائزیشن اور کوآرڈینیشن ان کے ایلیمنٹس کے بیچ میں تو یہ مینیجریل اسپیکٹ ہے. ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے چونکہ جہاں ہیومن ریسورسز ہیں وہاں ان کی ریلیشن شپس آتی ہے کلچر کی آتی ہے تو اس کو انشور کرنا بھی ایجوکیشنل مینجمنٹ کے زمرے میں آئے گا. پھر ایجوکیشنل پلاننگ ہے اگین ایک جہاں ہم نے اوپر بات کی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کوالٹی پلاننگ کی ضرورت ہے. تو پلاننگ کے اندر اگین شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر اور اسکولس کی دوسری پالیسیز. پھر لیڈرشپ اینڈ ڈیسیجن میکنگ بھی اس کا ایک کی اسپیکٹ ہے کیونکہ افیکٹو لیڈرشپ کی وہ ایسے ڈیسیجنز لیتی ہیں جو انفارمڈ ہیں جو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کولیبریٹیو لرننگ انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ریسورس مینجمنٹ اس کا ایک امپورٹنٹ اور یہ ڈیفینیشن میں بھی ابھی ہم نے بات کی ریسورسز وہ جس فارم میں بھی ہوں چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں فزیکل ہیں فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کا ایفیشینٹ یوز کو انشور کرنا تاکہ وہ جو ایجوکیشن آبجیکٹیوز ہیں اس کی اچیومنٹ. اور آخری اس پہ کوالٹی ایشورنس ہے اگین اس بات کو یقینی بنانا کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو پالیسیز ہیں اور جو پریکٹسز ہیں وہ ڈیزائرڈ ہیں اور ڈیزائرڈ کا مطلب وہ ایسی ہیں کہ وہ نہ صرف نیشنل اور انٹرنیشنلی ڈیولپ بینچ مارک اسٹیٹس ہیں ان کی اچیومنٹ بلکہ کنٹینیوس امپرومنٹ تاکہ جو ہمارے ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہیں اس کی انہانسمنٹ میں مدد دیں. تو یہ کچھ ایجوکیشنل مینجمنٹ کے کی اسپیکٹس ہیں. اچھا اب کچھ مینجمنٹ کی کچھ ہمارے پاس جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا. اس میں جو سب سے معروف نام ہے وہ فریڈرک ونسلو ٹیلر ہیں. یہ ٹیلر کی تھیوری بھی کہلاتی ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. اچھا اس میں جو کی اسپیکٹس ہیں وہ ٹائم اینڈ موشن اسٹڈیز یعنی ان سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری میں مینجمنٹ کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا گیا ہے. انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ٹائم اینڈ موشن پہ. یعنی ٹائم کا مطلب یہ تھا کہ ایک ٹاسک کو ایک مینجمنٹ کے ٹاسک کو بنیادی ایلیمنٹس میں تقسیم کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان ایلیمنٹس کی کمپلیشن میں کتنا ٹائم لگا. تو اس طرح یعنی ایک سائنٹیفک طریقے سے ٹائم کی اور جو ٹاسک ہیں اس کی انہوں نے پیمائش کی. جو موشن سٹڈیز ہیں اس میں انہوں نے جو ورکنگ سٹائل ہیں امپلائیز کے اس کو سٹڈی کیا اور انہوں نے دیکھا جی کہ کس طرح کے فزیکل موومنٹس اور سٹائلز میں وہ کام کم طریقے سے اور ایفیشینٹ طریقے سے پورا ہوتا ہے. تو یہ ٹائم اینڈ موشن سٹڈیز اور اگین اس کو چونکہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری سائنٹیفک اسٹڈی آف ٹائم اینڈ موشن تھی اور اس کے نزدیک پھر انہوں نے ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو
क्वांटिफाई करके देख लिया। और फिर उन्होंने जो वर्क प्रोसेसेस थे उनको स्टैंडर्डाइज किया। ऊपर हमने बात की किस तरह के फिजिकल मूवमेंट और वर्किंग स्टाइल से काम में बेहतरी आती है, तो इन्होंने इन प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज किया और बाकायदा चीज़ें पहले से डिफाइन कीजिए कि आपने किस काम को किस तरह करना है। फिर अगेन मॉनेटरी इंसेंटिव्स फिर इन्होंने रखे ताकि वो जो स्टैंडर्डाइज्ड इन्होंने वर्किंग प्रोसेसेस बनाए हैं इस पे लोग काम करें और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने रोल को अदा करें। इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट था, यानी लोगों की स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के एतबार से काम की तकसीम। ये इसका जो मेन क्रक्स है वो यही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। दूसरी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, जो हेनरी फेवल की अभी हमने बात की। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और इनके नज़दीक मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। और फेवल ने ही ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस बताए हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये कॉन्सेप्ट्स पहली दफा इन्होंने दिया है। इसमें फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे साथ में हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इस थ्योरी में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ। इनके नज़दीक ये दोनों प्रोसेसेस होने चाहिए। अगेन नेचर ऑफ जो ऑपरेशन है, नेचर ऑफ फंक्शन के एतबार से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के नज़दीक कुछ फंक्शंस हैं जिसके अराउंड डिसीजंस लेने का इख्तियार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को है। कुछ में इन्होंने मैनेजर्स को एम्पावर किया है कि वो भी उन स्पेसिफिक ऑपरेशंस के अराउंड या फंक्शंस के अराउंड डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो स्टाइल था या जो थ्योरी है मैनेजमेंट की, वो ब्यूरोक्रेटिक। अब इसके जो मारूफ फाउंडर हैं वो मैक्स वेबर हैं। इनके नज़दीक जैसे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जैसे हमारे यहाँ है, वो कहते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन उसी वक्त कामयाब है जब उनके अंदर स्ट्रक्चर्ड और हायरार्कीज हो, यानी चेन ऑफ हायरार्की हो, और उसके और जो डिसीजंस हैं वो टॉप टू बॉटम आए। उस हायरार्की में टॉप में बैठे लोग हैं, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात हों बनिस्बत वो लोग जो उस हायरार्की के निचले लेवल्स पे हैं। इन्होंने अब चूंकि जहाँ पर हायरार्कीज हैं वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनी हैं, और यहाँ पर वो कहते हैं जी कि इन रेगुलेशंस पे अमल करना कंपलसरी है। और यहाँ पर इन्होंने वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं इनको इन्होंने उसके अंदर इमोशंस और एथिक्स और जो मोरल वैल्यूज हैं उनको इन्होंने कहा जी इनका यहाँ पर काम नहीं। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स और अथॉरिटी को इन्होंने प्रोपेगेट किया है। और जो रूल्स बने हैं वही एक्शंस को गाउन करेंगे। तो इसके अंदर फिर इन्होंने पहली दफा जॉब स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। फिर एक ह्यूमन रिलेशन या बिहेवियरल थ्योरी है, ये एल्टन मायो इनके मारूफ जो थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली दफा जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को प्रेजेंट किया। और इनके नज़दीक अगर एम्प्लॉयज की सोशल और साइकोलॉजिकल जो भी नीड्स हैं उनका ख्याल रखें तो मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। और यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये हाथोन का है। ये हाथोन का जो कॉन्सेप्ट है, इनके नज़दीक एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, और इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उनके नज़दीक अगर एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व किया जाए और उन्हें अटेंशन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एज कंपेयर टू वर्किंग कंडीशंस। और इन्होंने वर्किंग कंडीशंस को चेंज करके देखा, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। जब उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया या उनको स्पेशल अटेंशन दी उसके काम के दौरान, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी इंप्रूव हुई। तो ये एक कॉन्सेप्ट था ह्यूमन रिलेशन का जो इन्होंने दिया। और
انہوں نے پھر امپلائیز کی سیٹسفیکشن اور ان کے مورال کو بلند رکھنے پہ زیادہ زور دیا. ان کے نزدیک یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو صحیح معنوں میں ان کی ایفیشنسی ورکنگ ایفیشنسی کو امپروو کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے وہ ورک گروپ ڈائنامکس کو بھی, جہاں امپلائی سنگل ایفرٹ ڈالتا ہے وہاں وہ ڈفرینٹ سوشل گروپس کے فارم میں کام کرتے ہیں, اور پھر ان گروپس کے رائٹس کا خیال رکھتی ہے وہ آرگنائزیشن, تو اگین وہ پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی امپروو ہوتی ہے. یہ وہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کا, بیہیویئرل تھیوری ہے یا ہیومن ریلیشن تھیوری. پھر ایک تھیوری ہے جی, اس کے مختلف نام تھے اس سسٹم تھیوری کے. ان کے نزدیک آرگنائزیشن سسٹم کے شکل میں کام کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ایکو سسٹم ہے, یا ہم اگر اس کو مشین کی بات کریں تو مشین خود ایک چھوٹا سا سسٹم ہوتی ہے جس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مشین فنکشن کرتی ہے. ایک پرزے پر اثر پڑے گا تو باقی اس کا اثر جو ہے نا باقی پارٹس پہ ضرور پڑتا ہے. تو یہ سسٹم تھیوری کا کانسیپٹ تھا. اچھا, ان کے نزدیک جو آرگنائزیشنز ہیں وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں, یہ اوپن سسٹم آرگنائزیشن اور کلوز سسٹم. تو اوپن سسٹم جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ ڈائنامک ہوتی ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کا ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ فیڈ بیک ریسیو کرتی ہیں, امپروو کرتی ہیں اپنے آپ کو, ان کے اندر زیادہ اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو کلوزڈ سسٹمز آرگنائزیشن ہیں ان کی ریجڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں, ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فیڈ بیک کا میکینزم نہیں ہوتا, وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی. اچھا, اور جو اوپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انٹروپی کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اور یعنی انٹروپی کا مطلب ہے اگر اس آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی کہیں کوئی ڈس آرڈر آتا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. تو وہ جو اس ڈس آرڈر کو ایڈریس کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں. ہومیوسٹیسس یعنی وہ جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو انٹروپی یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا. ویسے یہ جو ٹرمز دونوں ہیں یہ تھرموڈائنامکس سے لیا گیا ہے. انٹروپی کہتے ہیں انرجی اور میٹر اور انرجی کا کسی سسٹم سے باہر خارج ہونا, اس طرح خارج ہونا کہ وہ ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے, اس سسٹم میں کام میں نہیں آتے اور اس سے باہر نکلتے وہ ضائع ہوتے. یہ انٹروپی کا کانسیپٹ ہے. اور ہومیوسٹاسس کا کانسیپٹ ہے جیسے یہاں دیا ہوا ہے, اس جو ویسٹیج آف انرجی تھی, ویسٹیج آف میٹر تھا, اس کو ریکٹیفائی کر کے اس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن تاکہ ایک بیلنسڈ سسٹم قائم رہے. یہ سسٹم تھیوری ہے. اور پھر ایک پارٹیسپیٹری مینجمنٹ تھیوری ہے, اس میں مختلف تھیوریسٹ نے اپنا پارٹ دیا. اب یہاں سے نیچے کچھ جو تھیوریز دی ہیں, جیسے یہ تھیوریز بنیادی طور پر وہ ایڈمنسٹریٹو سٹائلز یا لیڈرشپ سٹائل سے ایکسٹریکٹڈ ہے. میں پڑھ رہا تھا تو ان میں زیادہ کوئی سمجھنے کی چیز نہیں. کنٹینجنسی تھیوری جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, وہ ہم پلان بی بناتے ہیں نا اکثر, ایک پلان اے کے ساتھ پلان بی جس کو ہم کنٹینجنسی پلان کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر کنٹینجنسی تھیوری کا کانسیپٹ بھی اسی طرح کا ہے. یہ فیڈلر کا کانسیپٹ ہے. ان کے نزدیک آرگنائزیشنز کے اندر فکسڈ یا ریجڈ سٹائلز کام نہیں کرتے, بلکہ آرگنائزیشنز کو اس تھیوری پہ عمل کرنا چاہیے. ان کے نزدیک آرگنائزیشنز کے اندر سچویشنل لیڈرشپ ہو, اپروچز میں فلیکسیبلٹی ہو, سچویشن کے حساب سے اپروچز اڈاپٹ کریں, چاہے وہ لائن مینیجرز ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز ہیں. اور ان کا جو اپروچ ہے وہ نو ون سائز فٹس آل کا اپروچ ہے, یعنی کوئی ایک سٹائل ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا ایک سٹائل ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا, تو سچویشن کے حساب سے اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے.
फिर वो ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप थ्योरी है, ये मैकग्रेगर का एक वो लीडरशिप स्टाइल भी इसको बाज लोगों ने उस पे दिया है। यहाँ पर इन्होंने लर्निंग लीडरशिप मैनेजमेंट थ्योरी लीडरशिप थ्योरी के तौर पे प्रेजेंट किया। इसमें भी जो की कॉन्सेप्ट है वो विजनरी लीडरशिप, यानी ऐसी लीडरशिप जो विजन दे, जो डायरेक्शन दे। विजन ही बुनियादी तौर पर डायरेक्शन है, और वो मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हो। इस तरह की चीजें जनरल कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा समझने वाली है वो नहीं थ्योरी इसमें। अच्छा, ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप थ्योरी, वो ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन ही जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन होती है। लो और टो का कॉन्सेप्ट, इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट है। वो स्ट्रक्चर्स और आर्डर्स हैं और रूल्स हैं, उसको कंप्लाइन करना, उसकी कंप्लायंस करनी है। और कंप्लायंस होगी तो रिवार्ड्स होंगे, जहाँ कंप्लायंस नहीं होंगी तो वहां पर पनिशमेंट्स हैं। मैं खुद आ गया तो चलो अब मैं और हम ये है ना जब अच्छा, भी पाथ जाएंगे गोल थ्योरी है हमारे पास। फिर ना पाथ गोल हमारा कोई थ्योरी नाम निकलता है ना आपका कोई अगेन ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वो सिंपल, जिस तरह का इसका नाम है बिल्कुल इसी तरह का भी है। यहाँ पर पाथ और गोल की बात है। मैं उसको क्या मैं काम क्लियर करता हूँ डिफाइंड पाथ हो तो वो तो वो मुझे पाथ्स बेहतर उन गोल्स की अचीवमेंट में मदद देते हैं। बिल्कुल इसी तरह का इस लीडरशिप के या मैनेजमेंट जो स्टाइल है, यहाँ ये डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि इसके नाम से जाहिर है पाथ्स को डिफाइन करना है जो हमें गोल्स की तरफ लीड करे। अच्छा जी, उसको क्या देंगे खुद ही ट्रेड किया फिर करेगा वो कुछ जो मैनेजमेंट में है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट यार मैनेजमेंट, मेरे कार के तो लोग कहते हैं इसके कि अंदर भी ले कोई लिया ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है। मैं हल्का हल्का इनको डिस्कस करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पर क्या है जी, इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल बिटवीन interdependent parties with incompatible goal, scarce sources resources या फिर interference। ये मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो इनएविटेबल है सोशल लाइफ का, तो हिस्सा ही हिस्सा है। और इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक बाज दफा पावर रिलेशन से, बाज दफा रोल डिफरेंशिएशन से होता है, बाज दफा स्कार्स रिसोर्सेज से। इसकी टाइप्स में इंटरपर्सनल हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम अपने ख्यालात में बाज दफा हमारा अपना कॉन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल है बिटवीन टू और मोर पीपल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल में भी अगेन इंटर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों हो सकते जब हैं। भी इसी तरह कोई आ जाए ना कॉन्फ्लिक्ट कि आप हमारे साथ मैनेजमेंट ट्रेड अगेन करवा दो मैं आपको इसका बताता हूँ उसके बाद बार्गेनिंग होती है इसके हमारी बहुत सारे आपस में टाइप्स और उसकी मैनेजमेंट के आप रुपए स्ट्रेटजीज में बहुत 1000 सारी भी हो जीते सकती और है। आपको एजुकेशनल रुपए में 10 ऑर्गेनाइजेशन रुपए में जो बढ़ाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो क्या फायदा उसकी सभी लोग तो भाई टाइप्स नहीं को है क्या 4 नहीं हिस्सों में है तकसीम इसका किया। बदल बदल होता एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है है कि इन नहीं इंटरपर्सनल क्लैशेस, फिर सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट है। अगेन वो एक तो ऊपर ये इंटरपर्सनल थे, यहाँ पर टास्क या जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर लोगों की डिसएग्रीमेंट। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसमें डिफरेंट प्रेफरेंसेस रिसोर्सेज के लिए लोग रखते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट। और आखिर में गोल कॉन्फ्लिक्ट है, आउटकम्स या गोल्स के अराउंड डाइवर्जन लोगों की, यानी उससे, यानी वो कितने एक गोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये ठीक है लोगों मतलब का शेयर्ड बार्गेनिंग गोल्स अपनी नहीं है, है कुछ ठीक है किसी तरफ जा रहे हैं, कुछ किसी तरफ जा रहे हैं। 80,000 फिर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजूहात में कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट फिर कॉन्फ्लिक्ट में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मैं लगाता हूँ चक्कर लेकिन फिर शायद मेरे सोर्सेज को में परमिशन पुअर मिल कम्युनिकेशन बाज दफा, फिर वो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अभी हमने बात की, इनकम्पेटेबल गोल्स की बात की, डिफरिंग वैल्यूज और परसेप्शंस हैं। बाज दफा रोल एम्बिग्यूटी की वजह से भी, यानी वो रोल डिफाइन नहीं है जी, इस वजह से एम्बिग्यूटी है और उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर अगेन इसकी कैटेगराइजेशन मुख्तलिफ तरीकों से की है। और इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
पॉजिटिव बाज़ दफ़ा जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स की एड्रेस करने के लिए सिनर्जीज होती हैं, एनर्जीज का मजमूआ, और इस तरह लोगों की इंगेजमेंट बढ़ती है और डिफरेंसेस से लोग सीखते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बाज़ दफ़ा प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, लोगों का मोरल लो होता है, और ये बाज़ दफ़ा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं जो कंटिन्यूस रहती हैं। इसी तरह इसके नतीजे में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स भी एग्जिबिट होते हैं। अच्छा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। पहली स्ट्रेटजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जैक्टली इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालते हैं लोग आपस में बैठ के और सॉल्यूशंस निकालते हैं। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, बाज़ दफ़ा कॉमन गोल्स बनाते हैं लोगों के अमंग, ताकि जब गोल्स कॉमन होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्कान कम से कम। बाज़ दफ़ा अवॉइडेंस है, बाज़ दफ़ा ये भी है जी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें तो इस तरह वो ख़त्म हो जाते हैं खुद से। बाज़ दफ़ा स्मूथ यानी डिफरेंसेस को कम से कम करना ताकि एरिया ऑफ एग्रीमेंट मैक्सिमाइज हो। बाज़ दफ़ा कंप्रोमाइज करना होता है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है दो से ज़्यादा पार्टीज, तो बाज़ दफ़ा उनको कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, अपने स्टैंड पॉइंट से थोड़ा सा हटना होता है ताकि कंप्रोमाइज हो सके। बाज़ दफ़ा अथॉरिटेटिव कमांड, जो अथॉरिटी है उनको फाइनल डिसीजन लेना होता है और उस पे जितनी भी पार्टीज हैं उनको एग्री करना होता है। बाज़ दफ़ा ह्यूमन वेरिएबल को थोड़ा सा अल्टर करना, यानी बिहेवियर्स में चेंजेस लाना, एटीट्यूड में चेंजेस लाना ताकि वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल हो। बाज़ दफ़ा स्ट्रक्चर्स में हमें चेंजेस लानी होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ताकि कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अगर कोई टाइम टेबल में इशू आ रहा है तो आपने उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी। फिर नेगोशिएशन और मीडिएशन का एक कॉन्सेप्ट भी है। तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व होना होता है ताकि वो दो पार्टीज के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा कम हो, कोई वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाए। फिर बाज़ दफ़ा वो कन्फ्रंटेशन सेशंस भी करने होते हैं, 1-to-1 फेस टू फेस, ताकि उन इश्यूज को एड्रेस कर सकें। अच्छे इदारे तो बाकायदा वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देते हैं लोगों को ताकि वो अपने बिहेवियर्स पे काम करें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, एम्पैथी को डेवलप करें। तो शुरू में ट्रेनिंग्स देती हैं इन सर्विस ट्रेनिंग्स। ठीक है जी, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिनका इस्तेमाल करके कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, मटेरियल या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, टाइम खुद एक रिसोर्स है। जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल 6 घंटे ऑपरेट करेंगे, 4 घंटे, ऑफिस 8 घंटे ऑपरेट करेंगे, तो ये बुनियादी तौर पर टाइम रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आईसीटी रिसोर्सेज हैं, फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पार्टनरशिप्स की शक्ल में हमारे पास होती हैं, और कुछ फंडामेंटल या सपोर्टिंग रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो एसेंशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस को स्मूथ तरीके से रन करने में। एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उसमें कोई 4-5 स्ट्रेटजीज को शॉर्टली ब्रीफली डिस्क्राइब किया। एडिक्वेट वर्कर मोटिवेशन है एक स्ट्रेटजी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए, मोटिवेशन को एडिक्वेट मोटिवेशन के लिए। फिर बजट है स्टाफ ट्रेनिंग्स के लिए एलोकेट करना। फिर एचआर इन्वेंट्री, हमारे पास इन्वेंट्री ही बुनियादी तौर पर रिकॉर्ड होता है जिसमें हर चीज़ मौजूद होती है, चाहे वो फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप्स हैं, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं। फिर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वो चैनल जो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो। फिर इनकलकेशन ऑफ आईसीटी ताकि एफिशिएंसी, वक्त बचे, एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, बहुत सारे टूल्स। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट अभी हमने ऊपर बात की, तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ये जस्ट रीडिंग के हैं, मैं स्किप करता हूँ। अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर
جو امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس کو کیسے اسیس کریں یا ایویلویٹ کریں. تو یہ ایک سسٹمیٹک ایویلویشن پروسیس ہے. اگین جو ایک آرگنائزیشن کے اسٹرینگس کو, ان کے ایریاز آف امپرومنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہیں. بعض آرگنائزیشنز نا وہ انٹرنل اپریزل کرتی ہیں, بعض تھرڈ پارٹیز کو انگیج کرتی ہیں ایکسٹرنل اپریزل. اچھا, اس کے ایلیمنٹس ہیں, اس میں سب سے پہلے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ ایویلویشن کیسے ہوگی, اور اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے پہلے ہی ان امپلائیز کو, تاکہ وہ آبجیکٹیوز کے حساب سے اپنی پرفارمنس اسٹرکچر کرتے ہیں. پھر کچھ پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہوں گے, اب ان ہر گولز کی ٹرانسلیشن اسٹینڈرڈز کی فارم میں. پھر کچھ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کا میکینزم ہوگا, تاکہ ایک تو چونکہ اپریزل کا مقصد ہی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے, تو فیڈ بیک اس کا لازمی حصہ ہے. پھر ڈاکومنٹیشن ہے جی. اب چونکہ پرفارمنس کا اپریزل کرنا ہے, تو جتنے عرصے کے لیے آپ نے پرفارمنس کو کی اپریزل کرنی ہے, اس دوران امپلائیز کی پرفارمنس کا اس پورے وقت کا ریکارڈ اویلیبل ہو, تو وہ ریکارڈ کیپنگ اس کا ضروری حصہ ہو. پھر امپلائیز کی اپنی انوالومنٹ. اب جب تک یہ گولز شیئرڈ نہیں ہوں گے, یہ اپریزل کامیاب نہیں ہوگا. تو اپریزل کے دو فارمز ہو سکتے ہیں, سیلف اپریزل اور پھر ایک جو انٹرنل یا ایکسٹرنل اپریزل ہے. تو گولز کی ڈیولپمنٹ میں بھی امپلائیز کو انگیج کیا ہے, اور پھر ان کی اپریزل میں بھی ان کو انگیج کیا ہے. اس طرح ایک بہتر اپریزل ہو سکتا ہے. پھر اپریزل کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹریڈیشنل میں ہمارے پاس سمپل میٹرکس یا رینکنگز ہوتی ہیں, ریٹنگ ہوتی ہیں. 360 ڈگری جو اپریزل ہے اس میں اراؤنڈ دا کلاک 360 ڈگری نا ایک پورا سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یعنی اس آرگنائزیشن کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کی انگیجمنٹ ہے, اور پرفارمنس کے تمام ایریاز میں اس کی اپریزل ہے. اب اس میں آرگنائزیشن کے تمام لوگ انوالوڈ ہیں. پھر ایک ہے جی مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز, MBO. یہ بھی ایک اپریزل کی ٹائپ ہے, جس میں agreed جو goals ہیں, performance is evaluated based on the achievement of specific and agreed goals. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ بینکنگ سیکٹرز میں اس طرح کا اپریزل ہوتا ہے. پھر behaviorally anchored rating scales ہیں, یہ بھی اپریزل کے طریقے ہیں, جس میں فرض کرے کہ امپلائی کی جاب سیٹسفیکشن کو اپریز کرنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے, تاکہ اگین اس کی پرفارمنس کا اپریزل ہو کہ وہ کس حد تک سیٹسفائی ہے اس آرگنائزیشن. سب پروسیجرز میں سب سے پہلا آبجیکٹیوز کی سیٹنگ ہے, پھر پرفارمنس کی مانیٹرنگ کا پروسیس ہوگا. جہاں مانیٹرنگ کی بات کی وہاں ایویلویشن ساتھ ہوگی اس پرفارمنس کی, فیڈ بیک کا میکینزم ہوگا. پھر اینڈ میں اس کے بنیاد پہ ڈیسیجن میکنگز کرنی ہے. اپریزل کے ریزلٹس ہوں گے نا, تو اس کے اوپر آیا اس کی بنیاد پہ ان کو کوئی پروموشن دینی ہے, کوئی ایوارڈ دینے ہیں, انسینٹیوز دینی ہیں, یا ٹریننگز, اور آخر میں کوئی وارث سچویشن میں ٹرمینیشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اپریزل کے ٹولز میں یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا. ریٹنگ اسکیلز ہیں 1 to 5. پھر چیک لسٹ ہے. چیک لسٹ میں ہم نے دیکھا تھا جی کہ کوئی اسپیسیفک بیہیویئر یا ٹاسک کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو جسٹ چیک کرنا ہے. چیک لسٹ میں چیک کا مطلب نشان لگانا ہے کہ آیا یہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کریٹیکل انسیڈنٹ میتھڈ, کریٹیکل انسیڈنٹ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع یا لمحہ, کریٹیکل انسیڈنٹ میں سے رائٹنگ والے اسٹرکچرز میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, ریفلیکشن وغیرہ میں بھی. تو یہ کوئی ایسا لمحہ یا موقع اسپیسیفکلی جس میں ان امپلائیز نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کیا ہو یا بہت خراب ان کی پرفارمنس رہی ہو, تو ان کو بھی الگ سے ایویلویٹ کرنا. سیلف اپریزل ہے, جیسا ابھی ہم نے اوپر بات کی. سیلف اپریزل کے بھی ٹولز ہیں جس میں امپلائیز نے اپنی پرفارمنس کو خود بھی ایویلویٹ کرنا ہے. اور آخر میں پھر ہمارے پاس بہت سارے الیکٹرانک IT ٹولز ہو سکتے ہیں جو اپریزل میں مدد دیتا ہے. اب اس میں اچھے ادارے, بڑے بڑے ادارے, ان کے پاس باقاعدہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو امپلائیز
ऑर्गेनाइजर्स की एक्टिविटीज, उनकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, इसमें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन अलग से कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है जी बजट का, बजटिंग। बजटिंग इसका पहला एलिमेंट है। बजटिंग में जो मनी एलोकेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो उसके लिए पैसे एलोकेट करने, जैसे प्लानिंग का फेज है, तो प्लानिंग के फेज में कितना पैसे हम लगाएंगे, और उससे ऊपर जितने भी, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, सप्लाईज चाहिए, सर्विसेज एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल के अलावा। अकाउंटिंग का ताल्लुक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रिकॉर्ड अकाउंटिंग में आता है। ऑडिटिंग में, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, रिव्यूइंग है, इवेलुएटिंग है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ताकि जो कैश फ्लो है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स थे, उनमें कोई गैप्स तो नहीं है, उनमें कोई अलाइनमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में। फिर कैश मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट में सिर्फ कैश का फ्लो होगा। कैश का फ्लो अगेन, हम अगर एजुकेशनल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम बात करें, तो हमारे पास सैलरी के पेरोल्स हैं, बिल्स होते हैं, और इन सब का रिकॉर्ड हमारे पास कैश बुक्स में होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ टाइप्स हैं। ये कोई रीडिंग वाला मटेरियल है, तो इसको जरा स्किप करते हैं। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसीजर्स हैं। ये बुनियादी तौर पर ये वही प्रोसीजर्स हैं जो, जैसे हमारा नेशनल लेवल का बजट बनता है, तो बजट कैसे बनता है, तो ये पूरा ये सिमिलर स्टेजेस हैं, बिल्कुल इसी तरह एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बजट कैसे बनता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उस बजट के बनने की तरतीब है। तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से फिजिकल रिसोर्सेज हमने परचेज करने हैं, सप्लाईज क्या होंगी, उन सबको डिफाइन करना है, उसका एस्टिमेट हमने लगाना है। और बजट में बनता भी, चूंकि जब हम शुरू में बजट तैयार करते हैं, तो हमारे पास 100% एक्यूरेट बजट नहीं होता, वो एस्टिमेटेड बजट होता है कि पैसे किस तरह आएंगे और उसका खर्च कैसे होगा। बजट प्रिपरेशन में अखराजात को हमने प्रिपेयर करना है कि किस तरह के हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे। फिर रिसोर्स एलोकेशन है, हम बजट के अंदर भी डिफरेंट हेड्स बनाते हैं, और हर हेड के लिए फिर हम पैसे एलोकेट करते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, अब उन पैसों के जो एक्सपेंडिचर हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, तो उसके बाकायदा इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑडिट है हमारे पास, वो मैकेनिज्म इसमें आएगा। अच्छा, फिर कुछ टूल्स हैं, वो हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे AGPR का प्रोसेस, इनके पास पूरा सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए हमारी सैलरीज की डिस्बर्समेंट और जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। फिर ऑडिट चेकलिस्ट हो सकती हैं टूल्स में, वो चेकलिस्ट यानी उस बजट और उसके एक्सपेंडिचर की रिव्यूइंग में मदद करती हैं। फिर कुछ KPIs भी हो सकते हैं, डैशबोर्ड्स। KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स के तौर पे काम कर सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स थे जो कहीं फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनको अलग से इधर डिफाइन किया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए थे पुराने पेपर्स में, मैंने देखा था उसमें, जैसे हमारा अपने 18 वाले पेपर में एक क्वेश्चन था, की रोल ऑफ HR डिपार्टमेंट इन इवैल्यूएटिंग ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवनेस, तो उसके आंसर्स मैंने बनाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग अलग से इनके आंसर्स रीड कर सकते हैं। अब HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो इफेक्टिवनेस को इंश्योर कैसे करता है, वो इसका रोल है। फिर एक गुड अप्रेजल के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, अब अप्रेजल अभी हमने ऊपर डिस्कस किया,
اس کے کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس، یہ کوشچن آیا تھا تو اس کو بھی میں نے الگ سے اس ایک اچھا اپریزل کلیئر آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ویل ڈیفائنڈ کرائٹیریا یا اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، پھر ریگولر اینڈ ٹائملی ایویلویشن اس میں ہوتی ہیں اس اپریزل میں، پھر اس میں امپلائیز کی پارٹیسپیشن، یہ تو ہم نے ابھی اوپر بھی بات کی تھی ایک اچھے اپریزل میں، وہ گولز کی سیٹنگ میں بھی اور سیلف اپریزل میں دونوں میں، پھر ٹرینڈ اپریزرز ہوتے ہیں جو جن کا کام اپریزنگ کا ہے، وہ خود پہلے سے ٹرین ہوتے ہیں، پھر بیلنس فیڈ بیک کا میکانزم ہوتا ہے اس ایک اچھے اپریزل میں، پھر گول سیٹنگ اور الائنمنٹ، اور ان گولز کے اندر الائنمنٹ، اور یہ شیئرڈ گولز ہوتے ہیں، کانفیڈینشیلٹی، اب چونکہ اپریزل تو کرتے ہیں اب اس کی پرفارمنس کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، وہ ایک امپلائی کی پرفارمنس دوسرے کو کا پتہ نہیں چلتا ہے، اپریزل اس کو کانفیڈینشیل، پھر اس میں پورا پرفارمنس ڈیولپمنٹ پلان بھی ہوتا ہے، اپریزل کا مطلب صرف ان کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی ججمنٹ یا رائے قائم کرنی نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں پرفارمنس ڈیولپمنٹ کا پورا پلان بنانا ہے، اور ان میں اپیلز اور گریوینسز کے ایڈریسل کے لیے بھی لوگوں کی کا اگر کوئی کہتا ہے جی کہ کسی خاص اپریزل یا رزلٹ سے اس کے اتفاق نہیں کرتے تو اس کے لیے بھی اسپیس ہے، اور ایک اچھے اپریزل میں ٹیکنالوجی کی بھرپور استعمال، پھر اس کے نتیجے میں اپریزل کے نتیجے میں ریوارڈز اور ریکگنیشن ہو۔ اچھا پھر آئیسو کچھ ہمارے پاس سرٹیفکیشن تھی، اس میں جو معروف اور جو ہمارے پیپر میں آیا تھا 9000 اور 13000 آئیسو آیا تھا، تو ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ بھی میں نے یہاں مینشن کیا ہے۔ آئیسو جو 9000 ہے یہ بنیادی طور پر کوالٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں فنڈامنٹلز اور کوالٹی مینجمنٹ کی ساری ویکیبلری دی ہوئی ہے اور بیسک پرنسپلز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فنڈامنٹل جو بھی پرنسپلز ہیں وہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی اس آئیسو میں مینشن ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو 13000 ہے اس میں ساری گائیڈ لائنز ہیں آرگنائزیشنز کے لیے کوالٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں، اور اس کا جو میجر ایک فوکس ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہے۔ اب آپ اس آئیسو کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں ایریا وائز چیک کریں گے تو ہر جگہ میں کسٹمر سیٹسفیکشن گائیڈ لائنز مینشن ہے۔ اب اس کے چونکہ آئیسو میرے خیال میں کچھ 24,000 سے زیادہ سرٹیفکیشنز ہیں، اور مختلف آئیسو کے جو یہ مختلف نمبرز کے ساتھ ہیں نا، یا مختلف کاموں کے لیے، کچھ کا تعلق ہیلتھ سے ہے، کچھ کا تعلق جو صنعتیں ہیں ان کے لیے ہے، کچھ کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے، تو یہ جو کوالٹی مینجمنٹ سے ان دونوں کا تعلق ہے، اور اس کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں، یہ بھی ریڈنگ والا ہے، میں نے چیک کیا اس میں جنرل انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں، کوئی ایسا امپورٹنٹ میجر ٹاپک نہیں ہے جس کو الگ سے ڈسکس کیا جا سکے۔ تو یہ تھے جی کچھ ہمارے پاس ایجوکیشنل مینجمنٹ، اور خصوصی طور پر اس کے اندر جو فائنینشیل مینجمنٹ تھی اور اس کے ایریاز تھے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ انگلش میں آپ بات کر سکتے ہیں، ہماری کلاس تو آئی ایم سوری وی ہیو فنشڈ آور class and the session, and I have just went through your message. اچھا جی، اسکرین کا ایشو ہم نے کر دیا، اسسمنٹ اینڈ میجرمنٹ والا عارف صاحب نے خود لیفٹ کیا ہے، سو فائن جی، ہم ویسے پہلے بھی کر چکے ہیں، نیکسٹ کوئی فیس ٹو فیس کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو میرے خیال میں سینٹرلائز ہے یا ڈی سینٹرلائز؟ اچھا اگین کسی آرگنائزیشن کو ایز اے ہول ہم سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائز نہیں کہہ سکتے۔ اگین بہت سارے فنکشنز ہیں جس میں یونیورسٹی سینٹرلائزڈ ہیں، بہت سارے یونیورسٹی کے فنکشنز میں the university has like single authority, the vice chancellor
or the chancellor has the authority to decide. But in